Good afternoon, students. So, today we are on lecture number 3 of our first chapter, that is Securities Exchange Board of India. So, एक बार हम पूरा रिकॉल कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या किया है, और आपको करना क्या है कि जो शॉर्ट नोट्स हैं आप उनको अपने साथ में रखिए या अपने सिस्टम में रखिए, या इफ़ यू हैव अ प्रिंट आउट तो आप जैसे भी उसको रखना चाहें। फर्स्ट ऑफ ऑल सेबी का हमने बात की, सेबी के बारे में कि सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1992 एंड इट हैज़ सिमिलर फीचर्स टू दैट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सेपरेट प्रॉपर्टी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, स्यू एंड बीइंग स्यूड। ठीक है, जो हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं वही के वही फीचर्स हैं। अंडर पार्लियामेंट्री एक्ट, ये अंडर पार्लियामेंट्री अप्रूवल ये एक्ट आया आपका, दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के उन्होंने अप्रूव किया। सेकेंड टॉपिक जो हमारा था दैट इज़ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी कि सेबी का जो सेबी केम इन टू फोर्स विद व्हाट रीजंस, यानी क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सेबी जैसी बड़ी बॉडी को हमें इस्टेब्लिश करना पड़ा। तो उसमें फर्स्ट हमने किया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, सेकंड हमने किया था डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, एंड थर्ड वन इज़ टू रेगुलेट इंटरमीडियरीज। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक था कॉम्पोजिशन विच इज़ वेरी सिंपल। चेयरमैन था वन पर्सन फ्रॉम आरबीआई, 2 फ्रॉम मिनिस्ट्री, देन 5 आउट ऑफ विच 3 आर फुल टाइम एंड 2 आर पार्ट टाइम। इसके बाद हमारा टॉपिक था पावर्स। तो लास्ट क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें सिर्फ हमने एक ही पावर को डिस्कस किया था, एंड दैट पावर वाज पावर टू रेगुलेट प्रॉस्पेक्टस। उसमें हमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है उसको। जब भी किसी कंपनी को पब्लिक इशू लाना है तो उसे प्रॉस्पेक्टस नाम का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें उसको असिस्ट करता है मर्चेंट बैंकर। वो जमा होता है, वो मतलब प्रॉस्पेक्टस कहाँ जमा होता है? सेबी में। सेबी की 3 पावर्स हैं। फर्स्ट वन एक्सेप्ट करना, सेकंड वन रिजेक्ट करना, थर्ड वन मॉडिफाई करना। एक्सेप्ट पब्लिक इशू ला सकते हो, रिजेक्ट पब्लिक इशू नहीं ला सकते। मॉडिफाई चेंजेस करिए, मर्चेंट बैंकर चेंजेस करेगा और फिर सेबी का अप्रूवल अगर मिल जाता है तो देन यू कैन ब्रिंग पब्लिक इशू। फर्स्ट पावर, सेकंड पावर डायरेक्शंस की थी, किसको? इंटरमीडियरीज को, लिस्टेड कंपनीज को। क्यों? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, टू रेगुलेट देम। थर्ड पावर थी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेट करना, यानी कि कोई भी इंटरमीडियरी या कोई कंपनी जिसके अगेंस्ट में कोई रीजनेबल ग्राउंड हुआ, रीजनेबल ग्राउंड यानी कि उसने सही से अगर काम नहीं किया, तो सेबी के पास ये पावर है कि सेबी अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके उसका इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करवा सकती है। उसके बाद था पावर टू सीज एंड डेसिस्ट। सीज एंड डेसिस्ट का मतलब होता है रोक लगा देना, स्टॉप कर देना, कि अगर सेबी को आफ्टर इंक्वायरी ये लगता है कि दिस पर्टिकुलर एंटिटी या दिस पर्टिकुलर पर्सन इज लाइकली और हैज़ वायलेटेड, लाइकली यानी कर सकता है, या हैज़ यानी ही हैज़ डन दैट, वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, देन सेबी कैन इम्पोज द ऑर्डर ऑफ सीज एंड डेसिस्ट। उसके अलावा हमने एक पावर और की थी सिविल कोर्ट वाली। ठीक है, जो हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर है वैसी की वैसी पावर सेबी के पास भी है। और लास्ट वन कुछ मिसलिनियस किया था हमने। उसके बाद हम नए टॉपिक पे आए थे प्रोहिबिशन ऑफ मैनिपुलेटिव डिवाइसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग। दैट्स अ वेरी जनरल टॉपिक, वो दूसरे चैप्टर में भी आएगा। इसके बाद हम आज नया टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लेंगे पेनल्टीज। सो आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार इसको देखिए कि किस तरीके से चार्ट बना हुआ है। So you have, this is divided into 3 parts. First one is section, particulars, penalty. ठीक है, तो let's begin with that. Section 15A, ये 15 section है which deals with penalty. तो इसमें पहला आता है section 15A. 15A में बोला है failure to furnish information or to file return. Failure टू फर्निश इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सेबी ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, वो आपने नहीं दी। टू फाइल रिटर्न, कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो आपने नहीं दिए विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। सेबी ने 30 दिन का आपको टाइम दिया था, आप एज अ मर्चेंट मैन काम कर रहे हो, आप एज अ लिस्टेड कंपनी काम कर रहे हो, तो इन दैट केस सेबी
इज एम्पावर्ड टू इम्पोज पेनल्टी, और पेनल्टी कितने तक की लगाई जा सकती है? ₹1 लाख which may extend to 1 lakh per day, which such failure continues subject to the maximum of ₹1 crore. 1 लाख अगर आपको ऑफेंस कंटिन्यू रहता है, आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ₹1 करोड़. ठीक है, 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़. 15B, फेलियर ऑफ एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद क्लाइंट. अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं. देखिए, कई जगह पे सेबी ने क्लैरिफाई कर रखा है दैट यू हैव टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद योर क्लाइंट. सपोज करिए आप मुझसे एक सर्विस ले रहे हो, आई एम अ ब्रोकर, मैं आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती हूँ. तो इन दैट केस आप मेरे क्लाइंट हुए, मैं आपकी इंटरमीडियरी हुई. आप मेरे पास आए और आपने मुझे बोला कि यू रिक्वायर टू हैव अ डीमैट अकाउंट. उसके लिए मुझे और आपको एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा. आई डोंट डू दैट एग्रीमेंट. मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैंने आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया. सो आई एम अ डिफॉल्टर, यानी मैंने गलत किया. तो इन दैट केस सेबी कैन इम्पोज, अगर सेबी को ये इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेबी को पता लग जाएगा, तो सेबी को सुओ मोटो भी ये इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ ऑडिट के पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू, या फिर कोई अगर कंप्लेंट कराता है तो एज एन इंटरमीडियरी मेरे ऊपर कितने तक की पेनल्टी लग सकती है? डू का मतलब है सिमिलर, ये सेम. ठीक है, तो आपको याद सिर्फ इतना रखना है 15B जो कि एग्रीमेंट के बारे में. पेनल्टी 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. अब आते हैं 15C पे. रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवियंस. इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर की ग्रीवियंसेस. मुझे ये प्रॉब्लम है, इन्वेस्टर ने आपको बताया और आपने उसको एंटरटेन तक नहीं किया. तो इन दैट केस अगेन पेनल्टी सेम, डू का मतलब वही 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़. ठीक है, तो जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल. 15A इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की. 15B अग्रीमेंट नहीं किया एज पर द रेगुलेशन. 15C टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवियंस. 15D म्यूचुअल फंड ने अगर कोई डिफॉल्ट कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, म्यूचुअल फंड चैप्टर में भी ये आता है. तो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो हम वहाँ पे समझेंगे. बट अगर म्यूचुअल फंड AMC वगैरह ने अगर कुछ भी जो ये दोनों D और E रिलेटेड हैं, तो इन दैट केस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी सिमिलर पेनल्टी लग सकती है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 15B 15C दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. A से लेकर C तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, D और E पर क्योंकि म्यूचुअल फंड में कवर हो जाते हैं तो इसलिए कम क्वेश्चंस आते हैं. तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? 15A वैसे तो पूरा याद रखना है, बट स्पेसिफिकली 15A इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, स्पेसिफाइड टाइम में फर्निश नहीं की, 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. B अग्रीमेंट नहीं किया, सेबी ने जो बोल रखा है वैसे एग्रीमेंट नहीं किया, 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. C इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस को रिड्रेस नहीं किया. सो इन दैट केस 1 लाख पर डे, मैक्सिमम 1 करोड़. ठीक है, D और E रिलेट्स टू म्यूचुअल फंड. AMC जो होती है वो म्यूचुअल फंड की ही होती है. म्यूचुअल फंड का जो काम करती है बॉडी या जो कंपनी काम करती है उसे हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं. ठीक है, जैसे कि बिरला म्यूचुअल फंड है, तो आप चेक करना गूगल पे कि बिरला म्यूचुअल फंड की AMC कौन सी है. सो जो कंपनी उसका काम कर रही है उसे हम बोलते हैं AMC. तो अगर AMC ने भी रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट किया या म्यूचुअल फंड ने वायलेट किया तो देन पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम. EA EB ये बिल्कुल इसके पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल हैं. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये अलग अलग जैसे बोलते हैं अपने जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उसमें अलग अलग इंटरमीडियरीज हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड AIF का फुल फॉर्म है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्होंने अगर कोई वायलेशन किया तो सेम पेनल्टी 1 लाख फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू ₹1 करोड़. लेकिन यहाँ से चेंज हो रहा है और 3 times the amount of gains made out of such failure whichever is higher.
तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़, ठीक है, यानी 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़, या फिर आपने जो आपने वायलेशन किया है उसकी वजह से अगर आपने कोई प्रॉफिट कमाया है उसका 3 गुना। सो आई रिपीट, AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इंटरमीडियरी है एक तरीके की जो कि इन्वेस्टमेंट वगैरह का काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं ये वो ट्रस्ट होते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपके रेलवेज हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। रियल एस्टेट जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गई, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो ऐसे ट्रस्ट ने अगर वॉल्यूशन किया या ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में अगर किया तो 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़, या फिर उन्होंने उस वॉयलेशन से सपोज करिए 1 करोड़ रुपीज़ कमाया, ठीक है, उस वॉयलेशन उस रेगुलेशन को वॉयलेट करने की वजह से दे अर्न 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 3 टाइम्स या फिर ₹1 करोड़ विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली 1 करोड़ का 3 टाइम्स इज ग्रेटर देन ₹1 करोड़, so that 3 times penalty will be imposed on such body, ठीक है। ये एंटिटीज और डिटेल में आएंगी। स्ट्रक्चर नाम का एक चैप्टर है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें, ठीक है। EB इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड रिसर्च एनालिस्ट, दीज आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। इंटरमीडियरीज अभी हम आफ्टर दिस चैप्टर हम डिपॉजिटरी लेंगे सेबी के बाद, और उसके बाद मैं आपको इंटरमीडियरीज के बारे में बताऊंगी। उसमें ये इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट के बारे में आएगा। थोड़ा सा बता देती हूँ, इन्वेस्टमेंट जो एडवाइज़र है वो आपको एडवाइस करता है आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का काम कर रही हूँ तो बेसिकली आई कैन गाइड यू, आप ये वाला म्यूचुअल फंड ले लो, इस इक्विटी में लगा दो, ठीक है, बट आई शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद सेबी टू वर्क एज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। रिसर्च एनालिस्ट वो होता है जो कि रिसर्च करके बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च क्या करेगा, वो एक नया IPO आ रहा है, एक कंपनी है, जयपुर बेस्ड कंपनी है, बाहर वाले उसको नहीं जानते, वो पब्लिक इशू लेकर के आ रही है। अब आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो इस रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट आपने पढ़ी और उससे आपने जाना उस कंपनी के बारे में। वो ये नहीं कहता आप इन्वेस्ट करो या नहीं करो, वो सिर्फ ये गाइड करता है कि ये कंपनी ऐसी है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी हो सकती है, ठीक है। ही डज नॉट कन्विंस यू to make invest or not to make invest, he only gives you the whole idea about the company, okay। so अगर ये लोग कोई डिफ़ॉल्ट करते हैं कि सेबी की रेगुलेशन का कोई डिफ़ॉल्ट किया, मैं एज अ कंपनी, मैं एज इंडिविजुअल या LLP ऐसा काम कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट का इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का अगर मैं काम कर रही हूँ, सेबी ने कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन मेरे लिए बना रखी है, एंड इफ आई वॉयलेट इन दैट केस वही 1 लाख subject to the maximum 1 crore, ठीक है। तो let's have a quick recall. A, failure to furnish information 1 lakh per day, maximum 1 crore. B, failure to enter into agreement, same. C, redress investor grievance, same. D and E relates to mutual fund. EA relates to AIF, infrastructure investment and real estate trust, 1 lakh maximum 1 crore or 3 times of the profit gained whichever is higher. इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या रिसर्च एनालिस्ट ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया तो इन दैट केस 1 लाख सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़। फटाफट से इसको एक बार देखिए क्योंकि अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, दैट इज़ 15F, दैट इज़ मोस्ट रिपीटेड पेनल्टी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक बार इसको देखिए। So I hope it is clear. So let's take 15F. 15F is penalty on stock broker. स्टॉक ब्रोकर वो पर्सन है जो आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी किस किस केस में लगाई जा सकती है। सबसे पहले लिखा है फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट? आज मैं आपकी कौन हूँ? स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर यानी मैंने आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की फैसिलिटी दे रखी है।
आप लोगों ने डेफिनेटली शेर खान, इंडिया बुल्स, आनंद राठी, ICICI सिक्योरिटीज़ इसका नाम सुन रखा होगा। ओके, तो आप कहीं पे भी जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। इन्हें हम बोलते हैं ब्रोकर। कई लोग बैंक्स में भी अकाउंट खुलवाते हैं क्योंकि बैंक वाले भी ये फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उस केस में आपको एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट भी चाहिए होता है, क्योंकि उस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आज सपोज करिएगा मैंने 10 शेयर SBI के खरीदे, SBI यानी SBI बैंक के। मैंने 10 शेयर रेलवेज यानी IRCTC के खरीदे, यानी टोटल मैंने 2 परचेजिंग की। आई रिपीट, 10 शेयर SBI के खरीदे, लेट्स टेक 500 रुपये पे खरीदे, यानी 5000। और अभी मैंने हाल ही में देखा तो IRCTC का शेयर 1250 के आसपास चल रहा है, तो 1200 रुपये का मैंने IRCTC लिए 10 शेयर, तो 12,000 प्लस 5,000 हमारा हो गया 17,000, यानी बेसिकली मैंने 17,000 की परचेज की। नाउ व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ दिस ब्रोकर इज़ टू प्रोवाइड मी अ बिल। ठीक है, वो एक मुझे पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगा कि आज इतने बजे, देखो उसमें अलग अलग कॉलम्स आप बनाएंगे। पहला कॉलम होगा कितने सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम होगा आपका नेम ऑफ सिक्योरिटी, थर्ड कॉलम होगा अमाउंट, फोर्थ कॉलम होगा क्वांटिटी, और कई बार आपको टाइम भी दिया जाता है, और फिर उसके बाद लास्ट में टोटल अमाउंट। आई रिपीट, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सिक्योरिटी, क्वांटिटी, अमाउंट पर शेयर, टोटल अमाउंट एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन। ये जो कॉन्ट्रैक्ट, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नोट बोलते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है ये देना ब्रोकर की ड्यूटी है। ठीक है, ये देना ब्रोकर की ड्यूटी है। पहले क्या होता था, पहले फिजिकली आते थे बिल्स। ठीक है, आजकल क्या है कि पेपर वर्क को हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन यानी आपके ईमेल के ऊपर सेंड कर सकते हैं। तो आपके ईमेल के ऊपर भी अगर आ गया है तो दैट इज़ वेल कंप्लाइड। लेकिन अगर ब्रोकर ने आपको दिया ही नहीं, इन दैट केस ब्रोकर इज लाइबल 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट नोट वॉज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय दैट ब्रोकर। यानी उस ब्रोकर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू ₹1 करोड़ तक की। ठीक है, तो इन दैट केस अगर उस ब्रोकर की कोई कहीं शिकायत होती है या उसके ऑडिट में ये पता चलता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं किया था, तो इन दैट केस पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ब्रोकर। तो ये तो हुआ ए पार्ट, कॉन्ट्रैक्ट नोट उसने इशू नहीं किया। सेकंड देखिए, बी पार्ट करके दे रखा है, फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर। इन दैट केस 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़। ये पेनल्टी दे रखी है, वही रिपीटेटिव पेनल्टी। फेल्स टू डिलीवर और फेल्स टू मेक पेमेंट। नो व्हाट इज दैट? मंडे है आज, एक एग्जांपल लेते हैं कि आज मंडे है। मैंने मेरे ब्रोकर को बोला कि वैसे तो आजकल आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हो बाइंग और सेलिंग, बट अपन एक ब्रोकर के थ्रू देते हैं कि ब्रोकर को मैंने बोला कि SBI के 10 शेयर ले लो। ठीक है, एंड ही कन्फर्म्ड मी, उसने मुझे कन्फर्म किया, एंड लेटर ऑन ही डिनाइज, मना कर देता है, यानी वो डिलीवरी नहीं दे सकता। डिलीवरी यानी कि वो मुझे शेयर्स अगर नहीं ट्रांसफ़र कर रहा मेरे डीमैट अकाउंट में, पहली सिचुएशन तो ये, तो देन पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड ऑन सच ब्रोकर। दूसरी सिचुएशन, मेरे अकाउंट में ऑलरेडी शेयर्स थे, मैंने उन शेयर्स को बेचा। जैसे मैं मंडे को बेचती हूँ तो इंडिया में T+2 का कॉन्सेप्ट है। T+2 का मतलब है ट्रेडिंग प्लस 2 डेज। ओके, तो इफ़ यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन मंडे देन वेंसडे, तो वेंसडे तक आपके पास पेमेंट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब उसने पेमेंट नहीं किया आपको, तो इन दैट केस पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड। मैं पूरा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, खरीदते हो तो डिलीवरी ले रहे हो। ठीक है, तो खरीदा और उसने पहले तो आपको कंफर्म किया और बाद में डिलीवरी नहीं दे पाएगा। सिचुएशन नंबर 2, आपने कोई शेयर बेचा तो अब आपको पैसा मिलना चाहिए क्योंकि आपने मार्केट में शेयर बेच दिया है। T+2 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने मंडे को जो काम किया है वेंसडे तक वो सेटल हो जाना चाहिए, उसका पेमेंट आ जाना चाहिए। पेमेंट नहीं आता, दोनों सिचुएशन है, खरीदने पर भी बेचने पर भी। अगर वो डिफॉल्ट करता है इन दैट केस
उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, ठीक है। और पेनल्टी कितनी है, वही 1 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़। नाउ द लास्ट वन इज चार्जेस एक्सेस ब्रोकरेज। एक्सेस ब्रोकरेज यानी ब्रोकरेज होता है कमीशन। ऑब्वियसली ब्रोकर आपको सर्विस दे रहा है तो वो आपसे कुछ ना कुछ कमीशन तो चार्ज करेगा ही। तो ब्रोकरेज क्या है, स्पेसिफाइड जो भी रेगुलेशन में है वो चेंज होती है, कई बार सिमिलर चलती है। तो रेगुलेशन में जो ब्रोकरेज है अगर वो उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा है कि सपोज करिए अगर 5% इज़ द मैक्सिमम लिमिट, एग्जाम्पल आई एम गिविंग 5% is the maximum limit which is given as brokerage, and if he is charging 10%, so that is excess brokerage. So in that case 1 lakh which may extend to 5 times of the amount of brokerage charged in excess of specified brokerage, whichever is higher, या तो 1 लाख रुपीज़ या 5 times of the excess brokerage charged, या तो 1 लाख रुपए या जो उसने excess brokerage charge किया है उसका 5 times, whichever is higher, उतनी पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। या तो 1 लाख रुपए और अगर सपोज करिए कि उसने आपसे 20,000 उसने आपसे 25,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 और ₹1 लाख, whichever is higher, उसमें से जो भी हायर आएगा इतनी उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ब्रोकर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक बार दोबारा से देख लीजिए पूरा। ब्रोकर के केस में 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे, डायरेक्टली आंसर नहीं शुरू करोगे। 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। दैट क्वेश्चन अगर आप नोट करना चाहें तो यहीं की यहीं अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। सेबी इज एम्पावर्ड टू इम्पोज पेनल्टी। आई रिपीट, सेबी इज एम्पावर्ड to impose penalty on stockbroker in case of default. Comment. I repeat. SEBI is empowered to impose penalty on stockbroker in case of default. Comment. इसका आंसर आपको लिखने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर को 2 लाइनों में डिफाइन करिए। स्टॉक ब्रोकर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, हु प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, जो आपको क्या फैसिलिटी दे रहा है? बाइंग और सेलिंग करने की, सिक्योरिटीज़ की, डीमैट अकाउंट ओपनिंग की। फिर आप क्या बताएंगे कि क्या ये जो स्टेटमेंट है कि सेबी कैन इम्पोज पेनल्टी, बिल्कुल सही है कि सेबी कैन इम्पोज पेनल्टी इन फॉलोइंग सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट को डिफाइन करिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट इज द नोट विच प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस एंटर्ड। पेनल्टी का अमाउंट लिखिए। पॉइंट नंबर 2, फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी। इसको फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन इन्वेस्टर बाइज एनी सिक्योरिटी एंड ब्रोकर फेल्स टू डिलीवर इन हिज डीमैट अकाउंट, और टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कब होएगा? जो भी अमाउंट ड्यू है। इफ इन्वेस्टर हैज सोल्ड हिज सिक्योरिटी देन broker is liable to make payment, so then this is the penalty. And if he charges excess brokerage then specified का मतलब होता है specified as per regulation, so in that case this is the penalty. तो ये आप इस तरीके से इसका आंसर लिखोगे। तो सबसे पहले 15A हमने किया, जस्ट हैव अ क्विक रिकॉल। 15A इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, 15B एग्रीमेंट नहीं किया, 15C ग्रीवेंसेस रिड्रेस नहीं किए, डी और ई दोनों रिलेटेड है म्यूचुअल फंड से। EA, EB इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, AIF रियल एस्टेट के बारे में है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बारे में है, रिसर्च एनालिस्ट के बारे में, F ब्रोकर के बारे में। उसके 3 पार्ट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट नोट, इशू सिक्योरिटी, डिलीवर्ड और फेल्स टू मेक पेमेंट, एंड लास्ट वन इज एक्सेस ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15F तक। अब हम आते हैं 15G।
15G रिलेट्स टू इनसाइडर ट्रेडिंग. डोंट वरी अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग. अभी आपको मैंने जो कल एग्जाम्पल दिया था, जिसमें अगर आपको याद हो, मैंने कहा आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई है और मैं उसका यूज़ कर रही हूँ टू द अगेंस्ट द नॉर्मल शेयर होल्डर, दैट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग. आपको यहाँ पे सिर्फ पेनल्टी करनी है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है जिसमें हम एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट नोट डाउन द पेनल्टी. मिनिमम 10 लाख, extend to 25 crore or 3 times of the profit made out of insider trading, whichever is higher. 10 लाख which may extend to 25 करोड़, और जितना आपने प्रॉफिट कमाया है इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू उसका 3 गुना, whichever is higher. यानी 25 करोड़ या 3 गुना जितना आपने प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना. यानी अगर मान लो मैंने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया तो 10 करोड़ का 3 गुना 30 करोड़ या 25 करोड़, विच एवर इज हायर, यानी 30 करोड़ तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. टेक ओवर से रिलेटेड, टेक ओवर चैप्टर में भी कवर होएगा 15H. डू का मतलब प्रीवियस जो हमने इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी देखी है, सेम की सेम टेक ओवर पे भी एप्लीकेबल है. HA फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अगर आप कर रहे हो कोई फ्रॉड, कोई डिसेप्टिव प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो इन दैट केस 5 लाख एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट यू मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिस. मैं कुछ गलत आपको मिसगाइड कर रही हूँ और उससे काफ़ी फ़ायदा कमा रही हूँ, सो इन दैट केस पेनल्टी 5 लाख, मैक्सिमम 25 करोड़, या फिर जितना प्रॉफिट कमाया उसका 3 गुना, विच एवर इज हायर. HAA is a new thing. Alteration, destruction of records or fails to protect electronic database of SEBI. कोई इंटरमीडियरी है, उसके ऊपर इंस्पेक्शन चल रहा है और उस इंटरमीडियरी ने अपने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, ऑल्टर कर दिया, तो ऑन इन दैट केस उस इंटरमीडियरी के ऊपर 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सच एक्ट विच एवर इज हायर. तो 1 लाख अप टू 10 करोड़ या फिर जो आपने प्रॉफिट किया है उसका 3 गुना, विच एवर इज हायर, इतने तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. क्योंकि इसका हम ये मानते हैं दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ हर्डल इन द इंस्पेक्शन और इंक्वायरी प्रोसेस ऑफ सेबी. ठीक है, तो अगर आप कोई कंपनी के ऊपर कोई इंस्पेक्शन है, कोई इंक्वायरी है, सेबी ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा और फिर आप उसको ऑल्टर कर देते हो, आप कोई भी ऐसा कारण दे रहे हो जिसकी वजह से सेबी को ये लगे कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रिंग एन ऑब्स्टेकल, आई रिपीट, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू ब्रिंग एन ऑब्स्टेकल इन इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, देन इन दैट केस पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड. एंड लास्ट वन इज HB. HB सिंपल सेज कोई नया तरीके का आपका ऑफेंस हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, यानी जो प्रीवियस A से लेकर के HAA में कवर नहीं हो रहा. ठीक है, कोई नई चीज़ आ गई, तो इन दैट केस 1 लाख सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 1 करोड़, इतने तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है. इसको एक बार देखिए. सो H takeover से related same penalty as that of insider trading. HA fraudulent and unfair trade practices. HAA alteration or destruction of documents. And HB no separate provision is given. जो आपको अच्छे से याद रखना है, A से लेकर C तक, बहुत वैसे तो सारा ही देखिए अच्छे से करना है, बट बेसिकली आप एक बार अच्छे से देखिएगा A से लेकर के C तक, उसके बाद आप F वाले को बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. उसके बाद G, वैसे तो G अपने को करना है, पर G डोंट वरी, इनसाइडर ट्रेडिंग चैप्टर में भी कवर हो जाएगा. देन उसके बाद आप ये HAA ज़रूर देख लीजिएगा. ठीक है, सो अभी हम यहाँ तक रखते हैं पेनल्टीज टॉपिक तक. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. आप इसको अच्छे से देखिए, पूरा एक बार रिकॉल करिए और क्वेरीज अपनी साथ के साथ नोट करते रहिए. ठीक है, सो दिस इज़ इट सो फार एंड विल कंटिन्यू टुमारो इन लेक्चर नंबर 4. इसके आगे का हम लेंगे, इसके आगे जो कि आपका एजुकेशन करके टॉपिक दे रखा है विच इज़ वेरी सिंपल, और उसके बाद मैं आपका एक टॉपिक लूँगी SAT.
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल चैप्टर। और कुछ करें नहीं करें, सैट ज़रूर अच्छे से करना है, ठीक है। सो यहाँ तक रखते हैं आज हम। विद दिस आई एंड टुडे। पेनल्टीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा एंड जस्ट मार्क ऑल योर प्रॉब्लम्स, देन विल हैव अ क्विक लुक ऑन आवर नोट्स ऑल्सो। कंपाइलर को भी एक बार हम रिव्यू कर लेंगे और उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं कल आपको बताती हूँ। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।